तो बच्चों आज हम लोग वीट के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डोमेस्टिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स का इंट्रोडक्शन दिया था। आज इस लेक्चर में हम लोग एक एक सीरियल के बारे में अब हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा किस पे है? वीट पे है, यानी कि गेहूं पे है। तो स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में मैं आपको वीट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपके सिलेबस में है उसको मैं बताऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बॉटनी के सिलेबस में, आपके कंसर्न यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। तो जिन भी स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये होगा उन स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है। और इसकी पीडीएफ नोट मैं आपको आपके टेलीग्राम के पोर्टल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देखकर अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कर लेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी ये फुल क्वेश्चन फुल मार्क्स इसमें मिलते हैं एग्जाम्स में अगर आप इस टॉपिक को पूरा समझ लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं काफ़ी तेज़ी से आपको समझाऊंगा, इसलिए आप बहुत कंसंट्रेट होकर पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और आपको एक बार में ही सारी बातें समझ में आ जाएंगी। स्टूडेंट्स हम सब लोग अपने आसपास देखते हैं कि गेहूं की खेती की जाती है, वीट का कल्टीवेशन किया जाता है। कल्टीवेशन यानी खेती, वीट यानी गेहूं। तो गेहूं का खेती जो है, गेहूं की जो खेती है वो हमारी कंट्री में अमूमन हर जगह पर हर पार्ट में की जाती है। इसके अलावा भी पूरी दुनिया में जो है वीट का कल्टीवेशन किया जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोग वीट है क्या, वीट की ओरिजिन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वीट प्लांट का बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, वीट जो होता है उसका कल्टीवेशन कैसे हो गया, उसकी खेती कैसे की जाती है, और उसके बाद वीट जो है यानी जो गेहूं है उसकी कौन कौन सी इम्प्रूव्ड वैरायटीज को डेवलप किया है साइंटिस्टों ने। और लास्ट में हम देखेंगे कि वीट का यूज क्या है, गेहूं का क्या क्या उपयोग हम इंसान करते हैं, किस किस रूप में किस किस फॉर्म में हम वीट को यूज करते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बॉटेनिकल नेम की बात कर लेते हैं। तो तुम सब लोगों को बॉटेनिकल नेम पहले से ही पता होगा, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था तुम लोगों को, याद कर लो। वीट का बॉटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम, TRITICUM, ट्रिटिकम। बहुत सारी स्पीसीज हैं, सबसे कॉमन स्पीसीज जो है वो है एस्टिवम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम ये बॉटेनिकल नेम हो गया। फैमिली तुम लोगों को पता होगी, लास्ट लेक्चर तुमने सुना होगा तो कि जितने भी अनाज होते हैं सबकी फैमिली एक ही होती है, क्या है उसका नाम? पोएसी। तो फैमिली का नाम बच्चों हो जाएगा पोएसी, पोएसी या फिर ग्रैमिनी। और वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल। वर्नाकुलर नेम का मतलब कि गेहूं को अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हिंदी में हम उसको जो है गेहूं कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से इंडिया की अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो वर्नाकुलर नेम इसका अगर हम बोले तो वो हो जाएगा गेहूं, GEHUN। ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे? हिंदी लिख दोगे। तो गेहूं को जो है हम हिंदी में हम उसको गेहूं कहते हैं, वीट को। इसके अलावा इसको और भी बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है, जैसे इसको मराठी में गेहूं कहा जाता है, गेहूं, और गुजराती में घावम कहा जाता है, घावम। तो ये अलग अलग नाम हैं, आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो बॉटेनिकल नेम इसका ट्रिटिकम एस्टिवम, फैमिली पोएसी, और वर्नाकुलर नेम हो जाएगा गेहूं हिंदी में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स आगे और देखते हैं इसकी ओरिजिन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा साउथ वेस्ट एशिया, यानी अगर हम गेहूं की उत्पत्ति देखें दुनिया में कहाँ हुई थी, तो ओरिजिन कहाँ पे हुई थी? साउथ वेस्ट एशिया। यहाँ पर माना जाता है कि साउथ वेस्ट एशिया ही जो है गेहूं का सेंटर ऑफ ओरिजिन है। गेहूं की जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो क्या है? साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है ना। साउथ यानी दक्षिण और वेस्ट यानी होता है पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम एशिया में गेहूं की उत्पत्ति हुई थी दुनिया में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और पूरी दुनिया में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, पूरी दुनिया में गेहूं का कल्टीवेशन आजकल किया जाता है। जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन जिस स्पीसीज का किया जाता है उसका नाम है ट्रिटिकम वुल्गेरी। क्या नाम है स्टूडेंट्स? ट्रिटिकम वुल्गेरी, VULGARE। तो ये ट्रिटिकम वुल्गेरी गेहूं की वो स्पीसीज है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका कल्टीवेशन किया जाता है, जिसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड स्पीसीज थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड कौन है? ट्रिटिकम वुल्गेरी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इंडिया और ही साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्री में गेहूं की खेती की जाती है।
तो कुछ ऐसी कंट्री जहां पर गेहूं की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, उसमें सबसे पहला नंबर आता है रशिया का। कहाँ का? रशिया। तो रशिया में, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया, उसके बाद फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, अर्जेंटीना, ये सब कुछ कंट्रीज हैं जहां पर गेहूं का कल्टीवेशन किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? रशिया, चाइना, इंडिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, अर्जेंटीना, ये सारे प्रमुख देश हैं जहाँ के लोग गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं को उगाते हैं। हमारा देश, हमारी कंट्री इंडिया थर्ड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरी दुनिया में, यानी हमारे देश का तीसरा स्थान है पूरी दुनिया में गेहूं के उत्पादन में। हमारा देश तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है कौन? रशिया, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे इंडिया, यानी इंडिया पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है गेहूं का उत्पादन करने के मामले में, गेहूं का कल्टीवेशन करने के मामले में, व्हीट का कल्टीवेशन करने के मामले में। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन या गेहूं की खेती कहाँ पे होती है? यूपी में होती है। तो सबसे ज्यादा अगर गेहूं की कल्टीवेशन अपनी कंट्री में बात की जाए तो वो कहाँ पर होगा? वो होगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट, उत्तर प्रदेश यानी जहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है व्हीट का। उसके बाद मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद पंजाब में होता है, उसके बाद बिहार, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन सारे स्टेट्स में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। लेकिन हमारे देश में, इंडिया में हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे जो है वो उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश एमपी है, और उसके बाद फिर पंजाब, बिहार, राजस्थान आता है, फिर हरियाणा आता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये सब यूपी के, ये सब इस हमारी कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स हैं जहां पर व्हीट का प्रोडक्शन, व्हीट का कल्टीवेशन, गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है ना। लेकिन नंबर 1 पे हमारे देश में कौन सा स्टेट्स है? वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। और पूरी दुनिया में इंडिया का कौन सा रैंक है गेहूं के प्रोडक्शन में? तीसरा रैंक है। याद हो गया? अच्छे से याद हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स, इंडिया में 3 स्पीसीज हैं गेहूं की। कितनी? 3। हमारे देश में गेहूं की 3 प्रजातियों को किसान लोग जो है उसकी खेती करते हैं, उसको उगाते हैं। तो कौन कौन सी स्पीसीज है? तो सबसे पहली स्पीसीज तो वही हो जाएगी ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। दूसरी स्पीसीज ट्रिटिकम वुल्गेरी, ट्रिटिकम वुल्गेरी नहीं बल्कि ट्रिटिकम ड्यूरम, DURUM, DURUM, ट्रिटिकम ड्यूरम। और तीसरी स्पीसीज जो है वो है ट्रिटिकम डाइकोकम, DICOCCUM, ट्रिटिकम डाइकोकम। तो ट्रिटिकम ड्यूरम, पहला ट्रिटिकम एस्टिवम, दूसरा ट्रिटिकम ड्यूरम और तीसरा ट्रिटिकम डाइकोकम। ये 3 स्पीसीज हमारी कंट्री में गेहूं की हैं जिनको कल्टीवेट किया जाता है, जिनकी खेती की जाती है। सबसे ज्यादा जिस स्पीसीज को यूज किया जाता है हमारी कंट्री में वो ट्रिटिकम एस्टिवम है। कितना? टोटल 88% अप्रॉक्सीमेट, यानी कुल लगभग 88% जो गेहूं हमारे देश में होता है वो कौन सी स्पीसीज होती है? ट्रिटिकम एस्टिवम होती है। और तकरीबन 11% जो गेहूं का उत्पादन होता है हमारी कंट्री में, गेहूं का प्रोडक्शन होता है, वो कौन सी स्पीसीज से होता है? ट्रिटिकम ड्यूरम से होता है। और बहुत थोड़ी मात्रा में ट्रिटिकम डाइकोकम नाम की भी एक गेहूं की प्रजाति होती है, उसकी भी खेती की जाती है हमारी कंट्री में। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बेटा ट्रिटिकम एस्टिवम को हम लोग ब्रेड व्हीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेड व्हीट। ठीक है ना, ब्रेड व्हीट कहा जाता है। ट्रिटिकम ड्यूरम को हम लोग मैक्रोनी व्हीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोनी व्हीट। किसको? ट्रिटिकम ड्यूरम को। और ट्रिटिकम डाइकोकम को कहा जाता है एमर व्हीट। क्या बोलते हैं? एमर व्हीट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने क्या बोला? ट्रिटिकम एस्टिवम को बोला जाता है ब्रेड व्हीट, BREAD, ब्रेड यानी रोटी होती है, रोटी बनाने वाला गेहूं, ब्रेड व्हीट। और ट्रिटिकम ड्यूरम को बोला जाता है मैक्रोनी, MACARONI, मैक्रोनी व्हीट। और ट्रिटिकम डाइकोकम को कहा जाता है एमर, EMMER, एमर व्हीट। तो इस तरह से इनका ये एक उनका कॉमन नेम हो गया। ठीक है ना। और बाकी साइंटिफिक और बॉटेनिकल नेम तो आपको पता ही है, इन तीनों का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स ना। तो ये हमारे देश में बोई जाने वाली, हमारे देश में खेती की जाने वाली
हमारे देश में उगाए जाने वाली गेहूं की 3 प्रमुख प्रजातियां हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लेकिन पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है गेहूं वो कौन सी है, वो है ट्रिटिकम। मैंने आपको बताया था एकदम शुरू में, उसका नाम था क्या, ट्रिटिकम वुल्गेरी। क्या नाम था, ट्रिटिकम वुल्गेरी, ठीक है ना। वो हमारी कंट्री में नहीं उसकी खेती की जाती, हमारी कंट्री में इन तीनों प्रजातियों की खेती की जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग देखेंगे प्लांट कैसा होता है, प्लांट इसका तना कैसा होता है, लंबाई कैसी होती है, फूल कैसा होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इसका बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक देखें, यानी कि वानस्पतिक लक्षण देखें बीट का, तो सबसे पहली बात बच्चों क्या कि इसकी जो रूट होती है, जड़, तो कोई भी मोनोकाट प्लांट, बीट क्या है, मोनोकाट है ना, फैमिली पोएसी मोनोकाट फैमिली होती है ना, लास्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने। तो कोई भी मोनोकाट प्लांट अगर होता है जैसे बीट, तो उसकी रूट कौन सी होती है, एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट होती है। रूट कैसी होती है उनकी, याद करो, एडवेंटिशियस या एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट ना। शुरू में रूट जो होती है वो अलग टाइप की होती है, एफिमेरल कंडीशन होती है, मतलब शुरू में जो रूट होती है वो बाद में अपस्थानिक जड़ में, अपस्थानिक फाइब्रस रूट में कन्वर्ट हो जाती है, रेशेदार जड़ में चेंज जाती है। तो इसकी गेहूं की जो जड़ होगी वो कैसी होगी, एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट होगी, ठीक है ना स्टूडेंट। गेहूं क्या है, एनुअल हर्ब है। क्या है, एनुअल हर्ब। एनुअल का मतलब होता है 1 साल वाला, 1 वर्षीय। इसकी पूरी लाइफ साइकिल 1 साल के अंदर पूरी हो जाती है, 3 से 4 से 5 6 महीने में पूरी हो जाती है। 3 महीने में अब तो आ गई, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ गई हैं जो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो एनुअल हर्ब है। हर्ब का मतलब क्या होता है, प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं ना, हर्ब, श्रब और ट्री। तो हर्ब जो होते हैं उनका स्टेम सॉफ्ट होता है, श्रब जो होता है उसका स्टेम हार्ड होता है लेकिन उसकी लेंथ कम होती है, और ट्री जो होते हैं वो तो वृक्ष होते हैं, वो तो बड़े बड़े होते हैं, लकड़ीदार होते हैं। तो बेटा ये हर्ब है यानी शाक है। तो गेहूं को आप क्या मानते हो, हर्ब मानते हो, 1 वर्षीय शाकी पौधा है अगर हिंदी बोले तो। एनुअल हर्ब होता है कौन, गेहूं। और इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 0.6 से लेकर 1.5 मीटर, यानी कुल जब इसकी जो ऊंचाई आप खेतों में देखते हो, जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये 1.5 मीटर तक ऊंचा होता है पौधा। पौधा कितना ऊंचा होता है, 0.6 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, टॉल होता है, लंबा होता है, ठीक है ना। गेहूं के तने को क्या बोलते हैं, ये गेहूं का तना है, इसको बोलते हैं कल्म। क्या बोलते हैं, कल्म। कल्म वर्ड जो होता है वो केवल फैमिली पोएसी के प्लांट के लिए आता है, याद रखना, CULM। कल्म मतलब क्या होगा, तना। ऐसा तना जो अंदर से खोखला हो उसको कल्म कहते हैं, और उस तने में नोड पाई जाती है और इंटर नोड होता है, यानी गांठ होती है, जैसे गन्ने में होती है। गन्ने के भी तने को जिसको हम लोग खाते हैं वो क्या है, वो कल्म है। जिसको हम लोग उठाते हैं तने को वो क्या है, कल्म है, ठीक है ना। तो उसमें भी गांठ होती है लेकिन वो अंदर से खोखला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर इसका ये जो हमारा गेहूं है, ये अंदर से इसका जो तना होता है वो हॉलो होता है, थोड़ा खोखला होता है, ठीक है ना। तो कल्म वर्ड जो है वो तने के लिए यूज होगा, लेकिन ये पूरे बॉटनी में नहीं आप इसको यूज करेंगे, केवल और केवल फैमिली पोएसी के प्लांट के तने को ही कल्म वर्ड से डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका जो कल्म होता है यानी जो तना होता है उसकी लंबाई मैंने आपको बता दी 0.6 से लेकर 1.5 मीटर हाई होता है, ठीक है ना। और इसके कल्म में नोड और इंटर नोड होता है। जैसे ये नोड हो गया, ये नोड मतलब गांठ हो गई, यहाँ पर मान लो नोड हो गया, ठीक है ना। और ये क्या है, इंटर नोड है, होता है ना। जैसे आप क्या होता है, नोड फिर नोड, 2 नोड के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, इंटर नोड कहलाएगा। नोड को हिंदी में संधि कहते हैं और इंटर नोड को पर्व संधि कहते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, उनमें आमतौर में नोड और इंटर नोड पाया जाता है। आप चाहे गेहूं देख लें, चाहे धान देख लें, आप चाहे गन्ना देख लें, सब में आपको घास देख लीजिए, आप बांस देख लीजिए, आप सब में आपको नोड और इंटर नोड दिखाई देता है, क्योंकि ये सब मोनोकॉट हैं, सब इसी फैमिली पोएसी के प्लांट हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको गांठ दिखाई देगी जब आप कभी भी किसी मोनोकॉट प्लांट को, गेहूं को उठाएंगे उसके तने को, तो आपको तने में छोटी छोटी नोड दिखाई देगी और नोड के बीच बीच में जो गैप होगा उसको आप इंटर नोड कहोगे। आपको बात समझ में आ रही है ना। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि कल्म में नोड और इंटर नोड होता है। इसके कल्म के बेस पे टिलर का प्रोडक्शन होता है। कल्म के बेस पे यानी इसके तने के आधार पे क्या बनते हैं, टिलर। टिलर का मतलब क्या होता है, टिलर का मतलब एक तरह का
आप कह सकते हैं कि जो बाली होती है ना, जहाँ पे फ्लावर निकलते हैं, उस वाले स्ट्रक्चर को टिलर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? टिलर, TILLER, ठीक है ना। तो ये टिलर जो होता है ये कहाँ पे निकलता है? ये इसी कल्म के बेस से डेवलप होता है। कल्म के बेस से टिलर का निर्माण होता है, यानी फ्लावर्स का निर्माण होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसकी पढ़ेंगे आगे क्या कि रूट मैंने आपको बता दिया। फ्रूट आप लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि फैमिली पोएसी के फल को हम कैरियोप्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। तो गेहूं का जो दाना होगा, गेहूं का जो अनाज होगा, वो क्या कहलाएगा? वही तो फ्रूट है ना, तो उसी को क्या बोलोगे? कैरियोप्सिस बोलोगे। तो फ्रूट कैरियोप्सिस कहलाता है। रूट एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट होती है, एनुअल हर्ब है, 0.6 से 1.5 मीटर हाई होता है। कल्म में इंटरनोड और नोड पाई जाती है। कल्म के बेस से टिलर्स का प्रोडक्शन होता है। इसका जो इंडोस्पर्म है उसमें एल्यूरोन लेयर पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। बीट के अंदर, उसके बीज में अंदर जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष जिसको कहते हैं, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है सीड के अंदर, वो एंडोस्पर्म में एक लेयर होती है, उसको एल्यूरोन लेयर कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एल्यूरोन, ALEURONE। एल्यूरोन लेयर कहाँ पाई जाती है? एंडोस्पर्म में पाई जाती है। इस एल्यूरोन लेयर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और विटामिन में कौन सी विटामिन? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाली विटामिन, B1 B2 ये सब, ठीक है ना। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और उसके बाद प्रोटीन और मिनरल्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये इस एल्यूरोन लेयर में पाए जाते हैं। एल्यूरोन लेयर जो है वो एक तरह की पोषक लेयर है, जो कहाँ पाई जाती है? गेहूं के दाने में पाई जाती है। उसके अंदर दाने यानी उसके बीज में अंदर जो है इंडोस्पर्म में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूरोन नाम आप मत भूलिएगा, ये गेहूं के अंदर ही होता है, उसके एंडोस्पर्म में एल्यूरोन लेयर, जो कि एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है, जिसमें प्रोटीन और विटामिन बी और मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या नाम है लेयर का? एल्यूरोन लेयर, ठीक है ना स्टूडेंट। अब चलिए बात करते हैं कि खेती कैसे होती है गेहूं की, कल्टीवेशन कैसे होता है। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने आसपास देखते हैं, जब गेहूं का सीजन आता है तो हमारी कंट्री में गेहूं जो है वो एक रबी क्रॉप है। कौन सी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है ना। गेहूं को हमारे देश में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है, ठीक है ना। इट इज कल्टीवेटेड इन आवर कंट्री एज ए रबी क्रॉप, ठीक है। और इसकी जो बुआई होती है वो हर तरह की मिट्टी में हो सकती है, केवल और केवल सैलाइन सॉइल को छोड़कर। जो नमक वाली मिट्टी होती है, बहुत नमकीन मिट्टी जो होती है, वहां पर गेहूं की खेती नहीं होती। तो सैलाइन सॉइल को छोड़कर जितने भी तरह की मिट्टी होती है, हर तरह की सॉइल में जो है गेहूं की खेती की जाती है, गेहूं उग सकता है, तो गेहूं को उगाया जाता है। तो इंडिया में इसको रबी क्रॉप के तौर पे यूज करते हैं। ये याद करना तुमको बहुत जरूरी है, ये सब एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो ये रबी क्रॉप है हमारे देश में। कौन? गेहूं यानी वीट, ठीक है ना स्टूडेंट। इसकी बुआई जो होती है, बुआई को अंग्रेजी में बोलते हैं सोन, SOWN, सोन या सोविंग, मतलब बुआई करना। तो इसकी बुआई जो होती है वो अक्टूबर से चालू होती है। अक्टूबर का महीना जब लगता है तो अर्ली अक्टूबर यानी अक्टूबर के शुरुआत से किसान लोग जो है बुआई करना चालू करते हैं और नवंबर तक करते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा वेरी करता है ना इंडिया में, क्लाइमेटिक कंडीशन पूरे इंडिया में हर जगह हर स्टेट्स में, इसलिए अलग अलग स्टेट्स में थोड़ा सा अलग ड्यूरेशन होती है। फिर भी हम एक जनरल अगर ड्यूरेशन माने तो वो अर्ली अक्टूबर यानी शुरुआत अक्टूबर से लेकर लेट नवंबर तक इसकी बुआई की जाती है, इसकी सोविंग की जाती है, इसको सोन किया जाता है। शॉर्ट इंटरवल पर इरिगेशन भी किया जाता है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद सिंचाई करना जरूरी होता है अगर ड्वार्फ वैरायटी है तो आमतौर पे आजकल गेहूं जो आ रहा है हमारे खेतों में वो बौनी प्रजाति का आता है। वो एक्चुअली क्या है? वो एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है, उसको बनाया गया है बाद में। कहाँ पे बनाया गया है? IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली, यहाँ पर उसको बनाया गया है। तो आजकल तो हम लोग हाई यील्ड वैरायटीज, ड्वार्फ वैरायटीज को डेवलप कर लिए हैं ताकि जल्दी मैच्योर हो जाए, ताकि जल्दी से जो है हमें प्रोडक्शन मिल जाए, लेट ना हो और डिजीज ना हो। इस तरह से हमने तमाम तरह की वैरायटीज बनाई, अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद क्या रखना है कि बुआई जो है वो अर्ली अक्टूबर से लेकर लेट नवंबर तक होती है। अगर ड्वार्फ वैरायटी की बुआई कर रहे हैं, अगर आपने जो बीज लाया है वो बौनी प्रजाति का बीज है, तो जल्दी जल्दी आपको थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आपको जो है क्या करना पड़ेगा? सींचना पड़ेगा खेत को। सींचने को अंग्रेजी में इरिगेट करना कहते हैं। इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है।
तो इरिगेशन इज नेसेसरी एट शॉर्ट इंटरवल्स इफ द वैरायटी इज ड्वार्फ। और अगर टाल वैरायटी है, लंबा वाला गेहूं है, तो वहां पर सिंचाई ज़्यादा नहीं जरूरत होती, सिंचाई की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, तब इरिगेशन की कम ज़रूरत होती है। कटाई कब होगी? पूरी फसल पक जाएगी, तो पकने के बाद जो है जनवरी के लास्ट वीक, यानी जब जनवरी समाप्त होने लगता है तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी से लेकर मई मिड यानी मई के बीच तक, मतलब 15 मई के आसपास तक जो है, ठीक है ना, इसकी कटाई की जाती है। फसल जब पूरी हो जाती है तो कटाई को अंग्रेजी में हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग कब होगी? फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ जनवरी टू द मिड मई तक होगी। डिपेंड करता है कि कब आप उसको बोए थे। अगर आप लेट बोए थे तो आप लेट काटेंगे, और आप अगर जल्दी बो दिए थे तो आप जल्दी काटेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए लास्ट वीक ऑफ जनवरी से लेकर मिड मई तक जो है इसकी क्या होती है? कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है। अब बुआई मैंने आपको बताई दी थी, क्या मैंने अर्ली अक्टूबर से लेट नवंबर तक बताया था। तो कुल मिला के लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने लगता है फसल को पूरा होने में, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये आइडिया लग गया ना मेरी बात से। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, कटाई कैसे की जाएगी? तो भाई कटाई करने के लिए अगर छोटा किसान है, छोटा खेत है, तो हाथ से जो हैंड सिकल्स होती हैं, जो हंसिया होती है, उससे काटा जाता है। और अगर बड़ा खेत है, बड़ा किसान है, तो वो लाएगा मशीन और मशीन से उसकी कटाई करेगा। छोटा किसान है, छोटा खेत है, तो हंसिया से ही काट लिया जाएगा, हैंड सिकल से ही काट लेंगे ना। और अगर बड़ा खेत है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मशीन लाएंगे, और मशीन से फिर क्या होगी? उसकी कटाई होगी, हार्वेस्टिंग होगी। जो हार्वेस्टिंग मशीन होती है उसको लाया जाएगा और वो खेतों में चलेगी और सारा गेहूं कटता चला जाएगा जब गेहूं पक जाएगा तो, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद उसकी थ्रेशिंग की जाएगी। थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर मशीन आती है, आप लोग देखे होंगे गाँव में। थ्रेशिंग मशीन में हम क्या करते हैं? प्लांट्स को डाल देते हैं और उससे दाना अलग हो जाता है, प्लांट अलग हो जाता है, तना अलग हो जाता है, दाना अलग हो जाता है, भूसा उसा सब अलग हो जाता है ना। तो थ्रेशिंग मशीन में डाला जाता है। जब खेत में से गेहूं को काट लिया जाएगा, उसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा। हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेश करेंगे, यानी दाना उसका अलग करेंगे। पहले के ज़माने में तो जो हमारे पालतू जानवर होते थे, हमारे जो बैल होते थे, उन्हीं बैलों को जो है ज़मीन पे गेहूं को रखकर उन्हीं बैलों को उसके ऊपर दौड़ाया जाता था। वो बैल क्या करते थे? अपने पैरों से गेहूं को कुचलते थे। उसको कुचलने से क्या होता था? दाने उसके अलग हो जाते थे। तो थ्रेशिंग का जो काम होता था वो हमारे जो बैल होते थे, हमारे जो गाय बैल ये सब होते थे, इनसे जो है ये करवाए। वो अपने पैरों से कुचल कर जो है दानों को अलग कर देते थे, ठीक है ना। लेकिन अब तो थ्रेशिंग मशीन आती है, तो अब हम लोग थ्रेशिंग मशीन से जो है करते हैं, या कभी कभी तो हम लोग पीट देते हैं, पीट कर उसको जो है दाने को अलग कर लेते हैं। थ्रेशिंग मशीन अगर नहीं लाते तो हम क्या करते हैं? अपने हाथों से उसको पीटते हैं और पीट कर सारा दाना क्या कर लेते हैं? प्लांट में से अलग कर लेते हैं। गेहूं को अलग कर लेते हैं, अन्न को अलग कर लेते हैं, अनाज को अलग कर लेते हैं ना। उसके बाद उसकी विनोइंग होगी। विनोइंग का मतलब क्या होता है? कि उसमें जितने जो है दाने में जितने और दूसरे पार्टिकल्स होंगे, गंदगी होगी, धूल होगी, उसको छाटा जाएगा। तो उसके छाटने को क्या बोलेंगे? विनोइंग कहेंगे। विनो करना, ठीक है ना। जैसे सूप होता है ना हम लोग का, तो सूप में हम क्या करते हैं? जब कोई गंदा गेहूं आता है तो हम क्या करते हैं? सूप में उसको जो है चालते हैं, तो एक तरह से, तो उसी को विनोइंग कहा जाता है। उससे क्या होता है? अनाज में से जितनी गंदगी होती है, कंकड़ होते हैं, धूल होती है, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? हट जाती हैं। तो समझ में आ रहा है ना? क्या करेंगे? पहले खेत में से काटेंगे, काटने को थ्रेशिंग कहेंगे। काटा कैसे जाएगा? काटने को हम क्या बोलते हैं? काटने को हम हार्वेस्टिंग कहेंगे। हार्वेस्टिंग के लिए सिकल का यूज करेंगे या फिर मशीन लाएंगे। अगर खेत बड़ा है तो मशीन लाएंगे, हार्वेस्टिंग मशीन। उसके बाद हम थ्रेशिंग करेंगे। थ्रेशिंग का मतलब हम अब अन्न को अलग करेंगे, अनाज को अलग करेंगे गेहूं में, उस प्लांट में से, और उसके लिए हम जो है थ्रेशिंग मशीन लाएंगे या फिर अपने जानवरों से उसको अलग करवाएंगे, या फिर हम उसको पटक के अलग कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम उसको विनोइंग करेंगे, यानी उसमें से जो धूल के कण हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इन सबको छांट के अलग करेंगे और लास्ट में हम उसको स्टोर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे पूरे साल भर के लिए। क्योंकि अनाज जो होते हैं उनमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए अनाज को हम लंबे वक्त तक स्टोर कर सकते हैं बिना किसी डिटेरियोरेशन के। किसी तरह के कोई खराब नहीं होगा, वो उसको अगर नमी से हम बचा लेंगे तो वो खराब नहीं होगा और लंबे वक्त तक वैसे स्टोर रहेगा। समझ में आ गई बात में स्टूडेंट्स? आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं गेहूं की कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्रूव वैरायटीज का। इंपॉर्टेंट इम्प्रूव वैरायटी, देखो
आज के ज़माने में आबादी बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया की बढ़ रही, हमारे देश की भी आबादी बहुत तेज़ बढ़ी, 135 करोड़ आबादी, आपको पता होगा। अब सबको प्रॉपर तरह से फीडिंग कराने के लिए हमें अब क्या है, हमारे पास खेत कम है, हमारे पास जो है टाइम कम है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इम्प्रूव वैरायटी डेवलप करते हैं। हम साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ करके जो है, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को यूज़ करके और दूसरी तमाम टेक्निक को यूज़ करके हमारे साइंटिस्टों ने बहुत सारी सुधरी हुई नस्लें, सुधरी हुई प्रजातियां बनाई गेहूं की और भी दूसरी फसलों की। तो ये जो इम्प्रूव वैरायटीज़ है आजकल इन्हीं को उपयोग किया जाता है। हमारे देश में 2 साइंटिस्ट का नाम याद रखो जिन्होंने गेहूं की बहुत सारी इम्प्रूव वैरायटी बनाई है। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर बीपी पाल, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। डॉक्टर बीपी पाल और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का पूरा क्रेडिट जाता है हमारी कंट्री में गेहूं की इम्प्रूव वैरायटी को डेवलप करने के लिए। इन्होंने कहाँ पे बनाया था गेहूं की इम्प्रूव वैरायटी? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली, ठीक है ना। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। यहीं पर जो है वीट की ब्रीडिंग करवाई गई, यहीं पर ब्रीड करवा के, संकरण करा के नई नई सुधरी हुई अच्छी प्रजातियां गेहूं की बनाई गई। चलो मैं बताता हूं आपको गेहूं की कुछ अच्छी प्रजातियों के नाम जिनको आज हमारे देश के किसान उगाते हैं। तो मैं कुछ 8-9 आपको बताता हूं। सबसे पहली लर्मा रोजो 64। क्या नाम है? लर्मा रोजो 64। मैं लिखता चलूंगा यहाँ पे। तो पहला क्या हो जाएगा? लर्मा रोजो 64। ये एक बौनी प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? बौनी, ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है ना। दूसरा सोनोरा 64, सोनोरा 64। ये भी बच्चों क्या है? एक बौनी प्रजाति है, इसको डेवलप किया गया है। तीसरा कल्याण सोना। तो लर्मा रोजो, सोनोरा 64, कल्याण सोना, ये सब ड्वार्फ वैरायटी गेहूं की जिसको वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, बनाया है, और किसान इसी का बीज उगाते हैं, इसी के बीज को उपयोग करते हैं, यही गेहूं हम लोग खाते हैं। अगला है सोनालिका। क्या नाम है बच्चों? सोनालिका जो है वो एक अर्ली मैच्योरिंग स्पीशीज है, बहुत जल्दी पक जाती है। 2 महीने में ही, 2.5 महीने में ही गेहूं कंप्लीट हो जाता है। अगर सोनालिका आप लगा दोगे, सोनालिका का बीज लाकर अगर आप उसको यूज करोगे अपने खेतों में, तो गेहूं बहुत जल्दी आपका निकल आएगा, जल्दी फसल पूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें डिजीज भी होती है, ठीक है ना। तो ये जो है ये थोड़ा सा डिजीज के लिए ससेप्टिबल है, डिजीज हो सकती है, बीमारी लग सकती है, रस्ट डिजीज और तमाम जो डिजीज होती है गेहूं में वो लगती है। इसलिए जो है सोनालिका अर्ली मैच्योरिंग स्पीशीज तो है, लेकिन डिजीज के लिए थोड़ा सा क्या है, संवेदनशील है, बीमारियां लग सकती हैं इसमें, ठीक है ना। अगला है शरबती सोनारा। क्या नाम है? शरबती सोनारा। सारा नाम याद कर लो ना। पहला लर्मा रोजो 64, दूसरा सोनारा 64, तीसरा कल्याण सोना, चौथा हो गया सोनालिका, 5वां मैंने अभी को बताया क्या? शरबती सोनारा, ठीक है ना बच्चों। ये भी एक अर्ली मैच्योरिंग स्पीशीज सोनालिका की तरह, इसमें भी डिजीज लगती है। अगला जो हो जाएगा वो है मोती। क्या नाम है? कौन सी वैरायटी है? मोती, ठीक है ना। अगला जो है वो क्या हो जाएगा? हीरा। अगला क्या हो जाएगा? हीरा। मोती और हीरा ये दोनों जो है रोटी बनाने वाली हैं। जो रोटी बनाने के लिए सबसे बेस्ट गेहूं की वैरायटी है वो कौन सी है? मोती और हीरा, ठीक है ना। तो ये रोटी बनाने के काम आती है, सबसे बेस्ट यही वाली वैरायटी मानी जाती है अगर आप गेहूं का यूज जो है आटे के रूप में और उसके आटे से रोटी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको मोती या हीरा को बोना चाहिए। उसी तरह से अगला जो है वो है मंगला। क्या नाम बच्चों? मंगला, ठीक है ना। मंगला जो है वो एक हाई यील्ड वैरायटी है, बहुत ज़्यादा पैदावार देता है ये मंगला, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया। तो ये सब जो मैंने आपको बताया ये सारे क्या हैं? ये सब इम्प्रूव्ड वैरायटीज है जिनको डॉक्टर बीपी पाल और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, टेक्निक्स को यूज करके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में डेवलप किया है। समझ में आ गई स्टूडेंट। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा यूजेस। तो भाई गेहूं का क्या यूज है? गेहूं तो बहुत इंपॉर्टेंट फूड तो है ही, फूड के रूप में हम इसको यूज करते हैं। इसका जो फ्लोर होता है यानी जो इसका आटा होता है उसके आटे से ब्रेड बनाया जाता है
और हम लोग चपाती तो यानी रोटी तो बनाते ही हैं रोज अपने घरों में गेहूं की, तो चपाती भी बनाई जाती है, बिस्किट्स बनाए जाते हैं, तमाम ब्रेकफास्ट फूड जो होते हैं जैसे व्हीट फ्लैक हो गया, जैसे भुट्टे का कॉर्न फ्लैक आता है वैसे गेहूं का बना व्हीट फ्लैक भी आता है जिसको हम ब्रेकफास्ट फूड के तौर पे यूज करते हैं व्हीट फ्लेक्स को। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पर स्टार्च का प्रोडक्शन करने के लिए, इंडस्ट्रियल लेवल पे अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए भी व्हीट का यूज किया जाता है, व्हीट का प्रोडक्शन किया जाता है। समझ आ गई बात स्टूडेंट? ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया, गेहूं क्या होता है, बोटेनिकल नेम आपको बता दिया, वर्नाकुलर नेम, फैमिली बता दी, उसके बाद उसका ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया, उसके बाद आपको उसका बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, कल्टीवेशन खेती कैसे की जाएगी सारा कुछ आपको बताया, इंप्रूव वैरायटीज के नाम आपको बता दिए, यूजेस भी बता दिए। अब आप इसकी नोट्स को अपने पोर्टल पे से लेके अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो जब मैं नेक्स्ट टाइम में लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करूंगा तो लाइव सेशन में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैडी के बारे में, धान के बारे में, जिसका सीजन भी आजकल चल रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।